ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 मैंने अभी आपके साथ कंप्लीट किया। दैट इज लर्निंग आउटकम नंबर बी एंड विच आई से रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ROIC की बातें की। बेसिकली आपके कोर्स में 3 क्राइटेरियाज गिवन है। वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड थर्ड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल. But there are some pre-requirements for understanding NPV, there are some requirements for understanding IRR and there are some pre-requirements for understanding ROIC. बेटे ये तीनों पॉइंट समझ आ ही नहीं सकते जब तक आपके पास प्री रिक्वायरमेंट की नॉलेज ना हो। मतलब जब तक आपके पास पे बैक पीरियड, जब तक आपके पास डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, जब तक आपके पास ARR, जब तक आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं पता हो, प्रिंसिपल्स नहीं पता हो जो मैंने इंट्रो ABC में लिए, प्लस मैंने प्री रिक्विजिट्स ऐड कर दिए बेटे कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेशन के फोल्डर में। एक अलग से फोल्डर आपको मिलेगा जिसमें मैंने लिखा है प्री रिक्वायरमेंट्स, प्री रिक्विजिट। 7-8 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं और वो 7-8 लेक्चर्स CFA के ही हैं जो पहले हुआ करते थे या किसी दूसरे कोर्स के भी हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज मैंने पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ARR, PI बड़ा डिटेल में बड़ी अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया है। आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप वो पहले प्री रिक्वायरमेंट्स को देख लेंगे, उसके बाद आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेशन के मेन करिकुलम में आना है। आई थिंक मेरी बात सबको समझ आ रही है। कमर बिल्कुल सीधी रखनी है जी। ग्रेट मॉर्निंग मैंने बोल दिया जी। आप अपना रजिस्टर बाहर निकाल लीजिए। हम कर रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन। आज का ये जो लेक्चर है ना, मैंने जान के इसका नाम लिखा है लेक्चर 8A। इसका मतलब 8B भी कुछ होगा। अगर 8B नहीं होते तो खाली मैं लेक्चर 8 बोलता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज का लेक्चर है और इसमें जो हम लर्निंग आउटकम विच वी वांट टू कवर, दैट इज लर्निंग आउटकम नंबर C. It contains of two things, one is the capital budgeting, capital investment principles and second is the pitfalls. एरर्स क्या करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग आउटकम C को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 2 लेक्चर्स तो बेसिकली रिक्वायर्ड होने चाहिए। तो मैंने आज आपके लिए 2 लेक्चर्स यहां पर मैंने इसको प्लान किया है। आज का लेक्चर 8A है, नेक्स्ट लेक्चर 8B होगा। आई विल बी डिस्कसिंग ऑन लर्निंग आउटकम C ओनली। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। मैं भूपेश आनंद। आप सभी रजिस्टर ओपन कर लें, कमर बिल्कुल सीधी करके रखेंगे, बेड में बैठ के नहीं पढ़ेंगे, लेट के नहीं पढ़ेंगे, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखेंगे। आप मेरे मैं आपको बेटे कॉर्पोरेट इश्यूज भी खत्म होने जा रहा है, ये समझ लीजिए। एक ही रह गया, इसके बाद बिजनेस मॉडलिंग, और वो भी 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए सिलेबस बस धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। आपको स्क्वाइजर के डायरेक्टली क्वेश्चंस करने हैं, करिकुलम के डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, कैंडिडेट रिसोर्सेज से करना है और फिर मॉक टेस्ट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 60-70% आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे तो बल्ले बल्ले, नहीं भी होंगे तो घबराना नहीं है। रीजंस फाइंड आउट करनी है कि वो अगर नहीं हुआ तो क्या कारण रहा। क्या वो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या वो आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, क्या आपने ध्यान से उसको पढ़ा नहीं। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे लेक्चर्स के नोट्स प्रिपेयर करने के बाद। आइए जी, मेरी कहानी मुंह जबानी कमर सीधी करके बैठेंगे लेक्चर 8A में। और मैंने बड़ी प्यारी सी आज एक कोटेशन लिखी है, पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। जो चलते रहते हैं। आपका माइंड बहुत ज्यादा चालाक इंटेलिजेंट नहीं भी होगा तब भी आप CFA USA आराम से कर सकते हैं। मैं इंटेलिजेंट नहीं था भाई साहब। आपको बस मेहनत करनी है, लगे रहना है, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली, उन्हीं को जगह मिलती है ना। और ऐसा नहीं है कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही CFA USA करते हैं बेटे। मैक्सिमम आजकल अगर आप देखें रिपोर्ट तो नॉन कॉमर्स वाले ज्यादा कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड कंपलसरी नहीं है। इस बात को तो अपने माइंड से आप निकाल दीजिए, ठीक है जी। चलिए जी, कमर सीधी करिए, हेडिंग लिखिए, मेरी कहानी लर्निंग आउटकम नंबर C. सो आई हैव डिवोटेड 2 lectures. I have planned 2 lectures basically, lecture 8A and 8B for LOS-C, and we have already covered that up to learning outcome number B. When I say learning outcome number C, it consists of 2 parts. इसमें 2 parts हैं, 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ। वो कहता है जी प्रिंसिपल्स बताओ कैपिटल एलोकेशन के, एंड व्हाट आर द कॉमन कैपिटल एलोकेशन पिटफॉल्स। कौन सी कॉमन गलतियां हम कई बार कर देते हैं जब CFA USA का पेपर देने जाते हैं, और कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो CFA USA में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको हेल्प कर देंगे।
ये तो बात हुई CFA की, बट वी आर डूइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. So point is, what are the basic principles which we have to follow whenever you want to take a capital allocation, and these principles I will discuss huge number of times, and specifically in intro B and intro C. बेटे पूरे इंट्रो बी और सी में काफी हद तक मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस बताया, कैपिटल एलोकेशन प्रोसेस बताया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बताया. नो डाउट एलओसी में है तो ऑफिशियली हम यहां पर तो एक बार कंप्लीट करेंगे ही. नो डाउट आपको नॉलेज होगी, बैकग्राउंड पता होगा, यहां पे भी करेंगे. एंड कॉमन कैपिटल एलोकेशन पिटफॉल्स. सो देयर आर टू पार्ट्स. डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन एंड कॉमन कैपिटल एलोकेशन पिटफॉल्स. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. आइए जी, मैंने यहां पर, अच्छा बेटे ये बातें ना ऑलरेडी आपको पता है कि जब आप कैपिटल एलोकेशन प्रोसेस लेने लगेंगे तो आपको बुक प्रॉफिट से कंसिडर नहीं करना. बुक प्रॉफिट को आपने एक पोटली में डालना है, उसको उस पोटली को बनाकर एक टोकरी में डालना है और गंगा जी में बहा देना है और उसमें साड़ी बांध देनी है, उसके ऊपर सांप रख देना है. क्योंकि बेटा द प्रॉफिट विच यू कैलकुलेट फ्रॉम योर इनकम स्टेटमेंट, फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज नॉट अ प्रॉफिट. That is a profit after taking into account so many tax considerations. That is the profit which is taking into account after going concern concept, after accrual concept. So जो profit आप कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट से, वो प्रॉफिट के ऊपर आपको डिसाइड नहीं करना है. मैंने आपको 1,00,000 बार बोला है कि आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज. तो ये प्रिंसिपल नंबर 1 है. क्या कि जब आप whenever you want to decide on the basis of capital allocation process or you want to analyze the project, you will not take into account the historical profit. मतलब किसी के फिजिकल आउटपुट से प्रभावित नहीं होना. एक लड़का लड़की को देखकर उसके फिजिकल आउटपुट से प्रभावित होना नहीं होना. घाटे का सौदा हो सकता है, क्या पता माइंड में कुछ भी ना हो उसके, अनपढ़ हो, गवार हो लड़की. तो द पॉइंट इज आपको इंटरनल उसकी नॉलेज से प्रभावित होना है. मतलब कैश flow is the criteria which plays a very important role whenever you want to invest, whenever you want to analyze your capital investment projects. It is not the book profit, it is not the historical profit, it is not the tax profit, it is not the profit as per profit and loss account. So my principle number 1 is you will always use cash flow criteria, whenever you want to calculate, whenever you want to decide, whenever you want to allocate your capital. तो principle number 1 में लिखेंगे decisions are based on. My dear friends, आप सब लिख रहे हैं, आपको पता है फिर भी लिख रहे हैं. I know that you know, I know that you don't know, you don't know that you don't know, I know all that. मुझे सब पता है, लेकिन आप फिर भी लिख रहे हैं, ज्यादा चालाकी नहीं कर रहे. आप प्रिंसिपल नंबर 1 लिख रहे हैं, आफ्टर टैक्स डिसीजंस आर बेस्ड ऑन आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज एंड नॉट अकाउंटिंग और बुक प्रॉफिट्स और टैक्स प्रॉफिट्स. बेटे हम कर चुके हैं, मुझे पता है, आप प्लीज लिखो ना, ज्यादा चालाकी क्यों कर रहे हो. मैंने कहा लर्निंग आउटकम सी में एक बार हमें ऑफिशियली लिखना है, decisions are based on after tax cash flows. Decisions are based on after tax cash flows and not on accounting profits, not on book profits, not on टैक्स प्रॉफिट्स. बिकॉज जो प्रॉफिट्स आप कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, हम वहां पर कुछ इनटेंजिबल एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज कर देते हैं, जबकि उसमें से एक्सपेंस कैश एक्सपेंस नहीं होता, बट बिकॉज इट इज अलाउड एक्सपेंस, इट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, सो वी डेबिट इन माय इनकम स्टेटमेंट. सिमिलरली इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, इन केस ऑफ अ टेंजिबल एसेट, वी डेबिट डेप्रिसिएशन एज सच, देयर इज नो आउटफ्लो. वी हैव सीन इन सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. डेप्रिसिएशन से आपकी जेब से कोई पैसे बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है. आपको उसके ऊपर टैक्स की शील्ड मिलती है, टैक्स की छूट मिलती है, टैक्स की सेविंग होती है. इसलिए डेप्रिसिएशन को हम वी always in America as well as in Europe as well as in India, we generally debit depreciation on the plant, property and equipment, but it is a non-cash expense, but we enjoy tax saving on that. So the profit which I calculate from the profit and loss account is not a profit on the basis of which I will take a decision. Rather there are different, I should be taking into account cash profit, और cash profit का नाम है cash flows.
कैश फ्लो में दो फ्लोज होती हैं, आउटफ्लोज और इनफ्लोज। आपको पता ही है, आउटफ्लो का मतलब है जो जो पैसे आपके जाते हैं, जनरली अगर हम अज्यूम करें बिगिनिंग में जाते हैं तो देयर इज आउटफ्लो इन द बिगिनिंग T0 एंड कैश इनफ्लोज इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज इन T1 T2 T3 T4। कैश इनफ्लोज फ्यूचर में होती है और अनसर्टेन होती हैं। आप CFA यूएसए की रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, मेरी कोचिंग फीस पहले दोगे T0 में, एंड इट इज सर्टेन, इट इज आउटफ्लो। सो आउटफ्लो के दो फीचर्स होते हैं, इट इज पेड इन द बिगिनिंग एज वेल एज इट इज सर्टेन। कैश इनफ्लो के भी दो फीचर्स होते हैं, इट इज इन द फ्यूचर एंड इट इज अनसर्टेन। आई थिंक ये बातें बहुत सारी बताई हैं मैंने, जान के एक बार हल्का सा रिवीजन करा दिया लर्निंग आउटकम सी के लिए। तो आई थिंक आप सब लिख रहे हैं, आप सब मेरे हैं, मैं आपका हूं। बेटे हम जो प्रिपेयर करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट एज पर IFRS और US GAAP, we follow a accrual concept. It means whether we pay any expense or not, if it relates to that particular time period, we debit it. If it relates to that year, if it relates to that financial year, if it relates to that accounting year, we have to debit it. So the point is, the profit which we calculate does not represent a cash profit. But as a financial analyst, I want to take the profit as a cash profit. Then only I will decide. So the profit which you calculate as per profit and loss account is not a profit on the basis of which we have to take a decision. प्रिंसिपल नंबर 1 सबको समझ आ गया, पता था मुझे मालूम है। प्रिंसिपल नंबर 2, भाई साहब एक बात मैं बता दूं आपको, मैं लेक्चर 8B जो आपके सामने अभी प्लान किया ना मैंने, उसमें इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, संक कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, अनकमिटेड कॉस्ट और भी बातों को डिस्कस करके बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके करिकुलम में, आपके कैंडिडेट रिसोर्सेज में उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। स्क्वायर उसको कवर नहीं कर रहा है, वैसे भी स्क्वायर समरी होती है। तो उन बातों को माइंड में रखते हुए मैंने लेक्चर 8B को ड्राफ्ट किया है। तो उसमें भी ये इंक्रीमेंटल की बात है, लेकिन अभी सुनिएगा। इंक्रीमेंटल का मतलब है कि आपके पास एक मोबाइल फोन है पुराना, आप नया मोबाइल फोन लेना चाहते हैं। मान लेते हैं नया मोबाइल फोन $1000 का आता है और पुराना मोबाइल फोन आपके पास $200 का बिक जाता है। तो मैं आपसे पूछूं आपकी जेब से कितने डॉलर जाएंगे? बेटे $800 जाएंगे, क्योंकि 1000 का नया आएगा और 200 का पुराना चला जाएगा। मैं कहूंगा $800 का नाम है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। My dear friends, in finance, in corporate investments, in capital investments, in capital allocations, मेरी जेब से $1000 नहीं गए, मेरी जेब से $800 गए। क्यों? क्योंकि पुराना मोबाइल मैंने बेचा, $200 आ गए, नया मोबाइल मैंने खरीदा, $1000 चले गए। तो बेसिकली देखें तो मेरी जेब से नेट $800 गए। इस 800 का नाम है, इसका नाम है इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस। So my dear friends, whenever I take capital allocation process, I only deal with the incremental cash flows. I don't take the total cash outflows. When I say incremental, इसको करने से फिर कितना मेरे ज्यादा पैसे लगेंगे, मेरी बात आप समझ रहे, या कितने पैसे ज्यादा आएंगे। जैसे आप पुराना कोई प्रोडक्ट बेचते थे, अपोलो टायर्स पुराने टायर बेच ही रहे हैं ट्यूब वाले, उसमें उनको X रेवेन्यू आता है। नाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू ट्यूबलेस टायर्स, तो उनको उसमें डॉलर, उसमें रेवेन्यू आएगा X प्लस समथिंग। तो whether to go for tubeless tire technology or not, so they will not consider X or X plus something, rather they will only consider something, X plus something minus X is equal to something। मेरी बात आप समझ रहे हैं दोस्तों? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जब भी डिसीजन लेंगे इन कैपिटल एलोकेशन प्रोसेस, वी आर नॉट कंसिडरिंग द टोटल आउटफ्लोज, रादर वी विल बी ओनली इंटरेस्टेड इन द इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज एंड द इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल नंबर 2 लिखेंगे, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आर रेलेवेंट। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आर रेलेवेंट। प्रिंसिपल नंबर 3, ये बात बड़ी प्रीशियस है जो मैं लेक्चर 8B में भी जान के और बताऊंगा, जिसका नाम है संक कॉस्ट, डूबी हुई कॉस्ट। आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दिया, आपने एग्जामिनेशन फीस पे कर दिया, आपने मेरी फीस भी पे कर दी। अब आप पेपर दो या ना दो, आपको डिफिकल्ट लगे या ना लगे, ये सारी फीस आपको वापस नहीं मिलने वाली। इट मींस वेदर टू गिव एग्जाम और नॉट, these 3 costs are डूबी हुई cost, these are sunk cost। My dear friend, sunk costs are irrelevant for decision making।
So there are some costs which are relevant. For example, incremental cash flows, incremental cash outflow, incremental cash inflow, they are relevant for decision making. But my dear friend, sunk cost is irrelevant. Sunk का मतलब ही क्या है? जो डूब गई, जो डूब चुकी है, खत्म हो गई, मर गई, आपने रिसर्च कराई, जैसे कोविड सिनेरियो में था कि हमने रिसर्च कराई कि भाई कौन सी मेडिसिन बननी चाहिए, कौन सी ड्रग बननी चाहिए कोविड शील्ड के लिए, कोविड के लिए, तो बेटा रिसर्च फेल हो गई। अब आप कोई मेडिसिन नहीं बना पाए, रैनवैक्सी कोई मेडिसिन नहीं बना पाया, अज्यूम कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डी कोई मेडिसिन नहीं बना पाया, तो वो जो रिसर्च के पैसे चले गए, साइंटिफिक रिसर्च के पैसे यूज किए, वो तो संक कॉस्ट हो गई। आप मेडिसिन बनाओ या ना बनाओ, आगे कुछ करो या ना करो, जो खर्चा आपने पहले से ही कर दिया है उसको हम संक कॉस्ट बोलते हैं। वो डिसीजन पे मैटर नहीं करती, इसलिए संक कॉस्ट का नाम इररेलेवेंट बोल दिया गया है। तो आप लिखिए जी प्रिंसिपल नंबर 3, संक कॉस्ट आर इररेलेवेंट कॉस्ट। मैंने जान के एग्जांपल के लिए, बेटे जो मैं एग्जांपल देता हूं ना, आप अगर लिखेंगे तो आपको फायदा रहने वाला है। रिसर्च कॉस्ट, यू नो, और CFA USA registration or examination fees cost which you have already paid, you know, now it will not be refundable. So the point is that the cost which has already been incurred, which is not be recovered, will be named as sunk cost. प्रिंसिपल नंबर 4, ये मैंने प्रिंसिपल नंबर 4 आपको इंट्रो लेक्चर में भी बताया, कैनिबलाइजेशन इफेक्ट। बेटे CFA करिकुलम ने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है। कैनिबलाइजेशन क्वेश्चन में हाईलाइट नहीं है बट करिकुलम में हाईलाइट कर दिया है। जैसे इसका मतलब ये होता है कि मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था कि अगर कोक आ रही है, कोका कोला कंपनी ऑलरेडी कोक तो बनाती है, बट वो एक नए एनर्जी ड्रिंक के लिए आ गए, है ना। अब वो सोच रहे हैं कि एनर्जी ड्रिंक से कितने पैसे आएंगे, एनर्जी ड्रिंक का कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा, एनर्जी ड्रिंक से कितनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी, एनर्जी ड्रिंक से कितना इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होगा। बट आपको क्या लगता है, एनर्जी ड्रिंक वाले जो एनर्जी ड्रिंक बाय करेंगे वो पहले कोका कोला बाय करते होंगे, कुछ यहां से शिफ्ट हो जाएंगे उस एनर्जी ड्रिंक में। इसका मतलब कुछ कस्टमर्स कॉमन होंगे जो अब कोका कोला खरीदेंगे नहीं, कोक नहीं खरीदेंगे, डाइट कोक नहीं खरीदेंगे, उसकी जगह वो एनर्जी ड्रिंक खरीदेंगे। इसका मतलब 1000 टोटल नए कस्टमर्स आएंगे जो एनर्जी ड्रिंक पिएंगे, उसमें से ये 200 कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपके शिफ्ट हुए हैं। इसका मतलब दोस्तों, व्हेनेवर यू वांट टू एनालाइज, आपको 800 कस्टमर्स का सेल्स देखना है, इसको बोलते हैं कैनिबलाइजेशन इफेक्ट। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। इट मींस आपने, जैसे मैंने कहा जी मैं CFA USA की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, फिर मैं CMA USA की भी कर रहा हूं, करता था या कर चुका हूं या कर रहा हूं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो खाली, मैं कहता हूं जो टोटल मेरे पास CFA USA के 2000 बच्चों ने मेरे से लेक्चर्स लिए, उसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे ना जो CMA US से लेना चाह रहे थे और वो CMA USA ना लेकर अब CFA USA लेंगे। इसका मतलब मेरे पास 2000 न्यू कस्टमर्स नहीं आए, 100 हटा दो तो मेरे पास वो 1900 कस्टमर्स ही आए जो मेरे प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हैं। तो it means whether I should go for CFA USA recording or not, I will consider the revenue on the basis of 1900 units, not on the basis of 2000 units. I think this effect is named as cannibalization effect. Principle number 5, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये तो बात मैं 1000 बार बोल चुका हूं दोस्तों। पिपली मूवी दिखाई, हाई हाई महंगाई दिखाई, इन्फ्लेशन दिखाया कि भाई इस दुनिया में समय की वैल्यू है, क्योंकि मनी की वैल्यू वो गिरती जा रही है ना। सो वी हैव टू कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं दोस्तों, इस लर्निंग आउटकम नंबर C को आज ही कंप्लीट कर देंगे। बड़ा छोटा सा था ऑलरेडी, मैंने क्योंकि बेस बनाया हुआ है तो आपको बातें समझ आ रही हैं। मैं इस समय आपसे ये कहना चाहता हूं कि व्हेनेवर वी टेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, कई बार क्या होता है कि कुछ हम गलतियां कर बैठते हैं। जैसे आप कहते हैं जी CFA USA आपने करना है, तो CFA USA आपने कर तो लिया क्योंकि आपका दोस्त कर रहा था, आपका कजन ब्रदर कर रहा था, अब आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो उनके देखा देखी सेंटिमेंटल हो गए, मैं भी करूंगा। आपने CFA USA में ले लिया, पैसे लगा दिए, रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी, एग्जामिनेशन फीस पे कर दी, मेरे लेक्चर्स ले लिए, ऑलरेडी 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। बेटे ये एरर है, एक्चुअली में आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट ही नहीं था, आपने भावनाओं में खोकर अपने आप को प्रॉपरली एनालाइज ही नहीं किया। So these are the errors we do generally make, you know. Now these errors can be cognitive errors or these errors can be behavioral errors. We have already seen, you know, in portfolio management कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ एरर्स हो जाते हैं, कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसको कॉग्निटिव एरर्स बोलते हैं और जिसको बिहेवियर अप्रोच के एरर्स बोलते हैं।
आज हम ये बात यहां पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि एज अ कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट, सो इन दैट केस दैट प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट कैन हैव कॉग्निटिव एरर्स एज वेल एज बिहेवियर एरर्स। तो लास्ट पार्ट एलओएससी का है कॉमन कैपिटल एलोकेशन पिटफॉल्स। सब बच्चे लिखेंगे, कमर सीधी करके लिखेंगे, आप मेरे हैं मैं आपका हूं, मैं सच कह रहा हूं, लिखना जरूरी है। इट कैन बी डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, कॉग्निटिव एरर्स एंड बिहेवियर एरर्स। अपने पेज को इसी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करें बेटे, ऊपर से लिखें कॉमन कैपिटल एलोकेशन पिटफॉल्स, कॉमन कैपिटल एलोकेशन पिटफॉल्स, कॉमन कैपिटल एलोकेशन पिटफॉल्स। There can be 2 types of pitfalls, there can be 2 types of errors, there can be 2 types of mistakes which you can make. So I have bifurcated into 2 parts. One is the cognitive errors and second is the behavior approach. When I say cognitive errors, उसमें मैंने लिखा कई बार ऐसा भी तो होता है कि आप किसी चीज को ज्यादा फोरकास्ट कर देते हो, आपको लगता है ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। जैसे आपने सीएफए ज्वाइन करने से पहले सोचा, दूसरे दोस्तों को देखा, सीनियर्स को देखा कि उनके इतना का पैकेज लग गया, इतना पैकेज लग गया है। आपने ये नहीं देखा कि उनके पास कोई दूसरी स्किल्स भी होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, उनका एक्सेल अच्छा होगा, उनकी मॉडलिंग अच्छी होगी। बस आपने खाली सीएफए यूएसए करने की वजह से उनका पैकेज देखा, बट इन रियलिटी देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। इट मींस आपकी फोरकास्टिंग गलत है। So as a project manager, whenever you are analyzing a project, you are analyzing, you are calculating the cash inflows, you are calculating the cash outflows, but it can be wrong. अगर वो गलत होंगी तो आपकी एनपीवी गलत होगी, एनपीवी गलत हो तो आईआरआर भी गलत होगा, आईआरआर गलत होगा तो आपकी डिसीजन नेगेटिव हो सकती है। तो कुछ गलतियां हो सकती हैं दोस्तों। इतने सारे पैसे आप लगा रहे हैं, जैसे रतन टाटा की बात करें, रतन टाटा ने नैनो का प्लांट वेस्ट बंगाल में लगाया और वहां से उनको फैक्ट्री हटानी पड़ी, लैंड हटाना पड़ा, उसके बाद वो गुजरात आ गए, सिंगूर में लगाया। ममता बनर्जी ने सिंगूर में उनको लगाने नहीं दिया। सो द पॉइंट इज, कई बार आप फोरकास्टिंग में गलतियां कर बैठते हो, तो दोस्तों ये गलतियां हो सकती हैं, इनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके पैसे, आपकी कंपनी के पैसे बचे रहेंगे। सेकंड इज नॉट कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। देखिए, नाउ द पॉइंट इज द प्रॉफिट रिलेट्स टू ओनर्स। नाउ यू कैन पे इट एज अ डिविडेंड और यू कैन ऑल्सो रिटेन इट। बट होता क्या कई बार कि जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम डिविडेंड जो पे कर रहे हैं, the expectation of the shareholders, we calculate on the basis of that. बट कई बार आप रिटेन करते हो, आप डिविडेंड नहीं देते हो उन प्रॉफिट्स में से, एंड वी जनरली डोंट कंसिडर द कॉस्ट ऑफ दैट रिटेन अर्निंग। वो हमें लगता है कि हमारे ही पैसे हैं यार, वो गलती है। तो सेकंड एरर ये हो सकती है, वी आर नॉट कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। एंड थर्ड इज इनकरेक्टली अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। कई बार आप इन्फ्लेशन जो टाइम वैल्यू फैक्टर यूज करते हो, द रेट ऑफ रिटर्न, द हर्डल रेट विच यू विल बी यूजिंग, कई बार आप उसमें भी गलतियां कर बैठते हो कि इट मींस हाउ मच विल बी द टाइम वैल्यू। सो इन्फ्लेशन रेट को एस्टिमेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन रेट गलत एस्टिमेट करेंगे तो आपका टाइम वैल्यू फैक्टर गलत होगा, टाइम वैल्यू फैक्टर गलत होगा तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज गलत होंगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज गलत होंगे तो एनपीवी भी गलत होगी। इट मींस दीज आर द जनरल कॉग्निटिव एरर्स व्हिच यू जनरली मेक एज अ इन्वेस्टमेंट, whenever you are analyzing. But there are some behavior approach also. आपके बिहेवियर की वजह से भी आप कई बार वो जो चाहते हो आपको नहीं मिलता। मैं अब सीधा प्रोजेक्ट में आ रहा हूं कि भाई कई बार ऐसा होता है ना, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सीनियर मैनेजमेंट कहती है ये अच्छे हैं, दे डोंट गो, दे वांट द सेंटिमेंट्स, दे डोंट गो विद द एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल एनालिसिस। ठीक है, तो उन केसेस में मैं ये कहूंगा, कि ड्यू टू बिहेवियर अप्रोच ऑल्सो वी कैन हैव अ मिस्टेक। तो लिखिए, आप पहले ऊपर लिखिए बेटे, कमर सीधी करिए बेटे, ऊपर लिखिए कॉमन कैपिटल एलोकेशन पिटफॉल्स। 2 ब्रांचेस बनाइए, कॉग्निटिव एरर्स लिखिए जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, दूसरी ब्रांच बनाइए बिहेवियर बायसेस। पेट प्रोजेक्ट्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, कुछ प्रोजेक्ट्स सीनियर मैनेजमेंट के पेट होते हैं due to so many reasons, due to their personal reasons, due to their personal gains. We are not going in that reasons. तो आपको अब ये चेक करना है कि वो जो प्रोजेक्ट लिया है क्या वो इस वजह से तो नहीं लिया कि कोई सीनियर मैनेजमेंट का पेट था, आपको चाहता था वो सीनियर मैनेजमेंट, बिकॉज सीनियर मैनेजमेंट दे आर मोर कंसर्न विद देयर ओन अर्निंग्स। एजेंसी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। शेयरहोल्डर्स आर द प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स आर द पीपल, सीनियर मैनेजमेंट. So they have a different thought process, principal have a different thought process. So we have to see that whether the project which they are analyzing is as per their behavior. Lack of zero based budgeting. बेटे मैं आपको क्या बताऊं, एक कंसेप्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग। मतलब आपने पिछली बार बजट बनाया कि भाई इतने x मिलियन डॉलर का खर्चा होगा, नेक्स्ट ईयर बनाया x + y डॉलर का एक्सपेंस होगा,
थर्ड ईयर बनाया x प्लस वाई प्लस जेड का होगा। इसका मतलब आप पिछले साल का बेस लेते हो, उसमें कुछ एडिशन करते हो, नेक्स्ट ईयर का बन जाता है। नेक्स्ट ईयर का बेस लेते हो, उसमें कुछ एडिशन करते हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का बन जाता है। बट यू डोंट क्लैरिफाई, यू डोंट गिव द लॉजिक दैट व्हाई यू वांट टू डू दिस मच एक्सपेंडिचर। आपको वो खर्चा क्यों करना है, या उस खर्चे की क्या जरूरत है। इसको बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस का मतलब है कि हम लास्ट ईयर के बेसिस को बेस नहीं लेंगे कैपिटल बजट बनाने के लिए, कि हमारे को कितने पैसे चाहिए कैपिटल बजटिंग के लिए या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आप एक्सपेंस कर रहे हो, व्हाई देयर इज अ नीड टू डू दैट एक्सपेंस। So there is a lack of zero based budgeting. So if you follow zero based budgeting concept, this is used in curriculum. जीरो बेस्ड बजटिंग का वर्ड यूज किया करिकुलम ने, तो यू विल बी एबल टू जस्टिफाई दैट व्हाई दिस एक्सपेंडिचर इज देयर, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट एक्सपेंडिचर. सो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल नॉट डू एनी pitfall. Okay, and the last is, or I will say second last is, my dear friends, in a project we are generally sometimes not considered about that project NPV. हम ये देखते हैं कि क्या उस प्रोजेक्ट से अर्निंग पर शेयर, क्या उस प्रोजेक्ट से रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी. बेटे ईपीएस और रिटर्न ऑन इक्विटी एक डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, डिफरेंट लॉजिक्स हैं. एक इन्वेस्टर चेक करता है, बट अगर आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू वांट टू एनालाइज दैट प्रोजेक्ट, दैट वेदर इट इज टू बी एक्सेप्टेड और नॉट, सो यू विल कंसिडर द प्रोजेक्ट्स एनपीवी, and on the basis of NPV you will decide that whether it is to be accepted or not. So my dear friends, what I want to say you here is, we generally sometimes take decision on the basis of EPS or ROE, return on equity. If EPS is being increased or ROE is being increased, then we accept the project, and if it is being decreased, then we don't accept the project. It is irrespective of the project's NPV, which is wrong. लास्ट पिटफॉल है फेलियर टू जनरेट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज. बेटे कई बार हम ना, आपको पता है ह्यूमन माइंड क्या क्या नहीं जनरेट कर सकता यार. आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इतनी क्रिएटिविटी आपके सामने आएगी, इतने नए थॉट्स आएंगे, नए कंसेप्ट्स आएंगे. बेटे ये आज अगर आप नए नए वेंचर्स को देख रहे हो कि ये ब्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, न्यू थिंकिंग्स. कई बार आपके पास नई थिंकिंग भी नहीं होती, नए आइडियाज भी नहीं होते, घिसी पिटी आइडियाज में जो पहले सबने कर लिए उसी में लग जाते हो. तो एक ये भी एक पिटफॉल है, तो लर्निंग आउटकम नंबर सी में हमने क्या क्या किया, कुछ भी नहीं किया. एक बच्चा कहता क्या क्या किया, मैंने कहा पता नहीं क्या किया. बेटे ये देखो कैपिटल एलोकेशन एंड प्रिंसिपल्स एंड पिटफॉल्स है आपकी स्टडी का, करिकुलम का. इन दिस दे हैव डिस्कस द प्रिंसिपल्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रिंसिपल्स. नो नीड टू रीड दिस, मैंने सब बता दिया आपको, है ना. कोई घबराना नहीं है, A to Z सारी बातें बताई हैं. उसके बाद कैपिटल एलोकेशन के पिटफॉल्स बताए हैं, और पिटफॉल्स में भी आपको मैंने बता दिया कॉग्निटिव एरर्स, बिहेवियर एरर्स. तो घबराने की बात है नहीं, बस आपने अब डायरेक्टली क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देना. भाई साहब मैंने स्क्वायर कवर किया, अपनी नॉलेज कवर की, करिकुलम कवर किया, कैंडिडेट सोर्सेज कवर किए, सारे क्वेश्चंस करने के बाद मैंने ये लेक्चर्स को ड्राफ्ट किया. बेटे लेक्चर 8B मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर 8B मैं चाहता हूं कि LOSC में संक कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, एक दो कॉस्ट ऐसी हैं जो स्क्वायर में नहीं दी बट करिकुलम में उन्होंने यूज किए. तो मेरे को लगा कि यार ये बताना चाहिए, तो मैंने वो लेक्चर 8B में प्लान किया है. आप जरूर देखना, जरूर देखना, जरूर देखना. और एक गाना छोटा सा मैं दिखाना चाह रहा हूं कि आप घबराना नहीं है बेटे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है. कई बार मुश्किलें आएंगी, मैं ये कह ही नहीं रहा नहीं आएंगी, तो क्या हो गया. जंजीर पिघला, मैंने स्टार्टिंग लगाई है, पिघला दे ये जंजीर, पिघला दे यूएसए करिकुलम, पिघला दे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, पिघला दे सारा स्क्वायर, पिघला दे सारे मॉक टेस्ट. कर सकता है, कर सकता है. कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह. You can do CFA UFN competent. Yes, you have to do. करके दिखाना है.
रात जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। दिखला दे कि बाकी है तुझ में हौसला, तू भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएफए यूएसए एग्जाम दे सकता है। दिखला दे, कर दे। मिलते हैं बेटे लेक्चर 8B में।